सोचिए, राजस्थान का एक आम सा लड़का भारत का सबसे जांबाज जासूस बन जाता है और फिर उसी देश ने उसे भुला दिया जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। आज हम बात कर रहे हैं रविंद्र कौशिक की। इस कहानी को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की जेल से अपने खत में पूछा था, और ये सवाल वाकई में आपको अंदर तक झकझोर देगा। तो ये सिर्फ एक जासूसी की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का दुखद रहस्य है, एक ऐसी पहेली जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने हीरोज़ के साथ, अपने नायकों के साथ आखिर करते क्या हैं। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 1970 का दशक, 1971 की जंग के बाद का दौर था। भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण था, एकदम हाई स्टेक्स चेस बोर्ड जैसा। ऐसे में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को एक खास तरह के ऑपरेशन की जरूरत थी, डीप कवर इंटेलिजेंस। मतलब हमें ऐसे एजेंट्स चाहिए थे जो दुश्मन के घर में घुसकर उनकी मिलिट्री प्लानिंग की सीधी खबर ला सकें। और यही एंट्री होती है रविंद्र कौशिक की। सवाल यह है कि एक टैलेंटेड स्टेज एक्टर एक खतरनाक डीप कवर एजेंट कैसे बना। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये कोई रातों रात हुआ काम नहीं था, एक पूरा प्रोटोकॉल था। सबसे पहले रॉ के अधिकारियों की नज़र उन पर एक स्टेज प्ले के दौरान पड़ी। उनकी एक्टिंग का टैलेंट पहचान लिया गया। फिर शुरू हुई ट्रेनिंग, ज़बरदस्त ट्रेनिंग। उर्दू, इस्लामिक कल्चर, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, सब कुछ सिखाया गया। इसके बाद रविंद्र कौशिक को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। उनका जन्म हुआ एक नए नाम से, नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक। और फिर उन्हें उनके मिशन पर पाकिस्तान भेज दिया गया। ये जो प्रोसेस है ना, एक इंसान की पूरी पहचान मिटाकर एक नई पहचान गढ़ना, ये कोल्ड वॉर के दौर की जासूसी का एक क्लासिक तरीका था। तो अब नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान में है, और यहाँ से जो शुरू होता है वो इंटेलिजेंस की दुनिया के सबसे कामयाब और सबसे हैरत अंगेज मिशनों में से एक गिना जाता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1975 में वो नबी अहमद शाकिर बनकर पाकिस्तान में दाखिल हुए। 1977 तक कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले ली। फिर 1979 में सोचिए, वो पाकिस्तानी आर्मी में एक कमीशन्ड ऑफिसर बन गए, और 1982 तक वो मेजर के रैंक तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि मिशन में कितना सब्र और कितनी गहराई थी। एक दशक तक दुश्मन की आर्मी के अंदर अपनी जगह बनाना, ये कोई मजाक नहीं था। एक मिलिट्री हिस्टोरियन के नजरिए से देखें तो इस तरह की घुसपैठ का टैक्टिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। आपको दुश्मन की हर अगली चाल का पता चल सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि रविंद्र कौशिक सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट थे, एक ऐसी कीमती संपत्ति जो पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट पर क्रिटिकल जानकारी दे रहे थे। उनकी भेजी गई इंफॉर्मेशन ने भारत को कई बड़े खतरों से बचाया और कई मिलिट्री ऑपरेशंस की कामयाबी में सीधा हाथ था। उनकी पहुंच इतनी गहरी थी कि भारत में अधिकारियों ने उन्हें एक नाम दिया, द ब्लैक टाइगर। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, सालों तक। लेकिन फिर सिर्फ एक गलती हुई, एक छोटी सी चूक, और पूरा का पूरा ऑपरेशन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये सब शुरू हुआ 1983 में। भारत ने कौशिक से कांटेक्ट करने के लिए एक दूसरे जूनियर एजेंट को भेजा, और यहीं पर एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल गलती हो गई। एक ऐसी गलती जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फेलियर। मतलब एजेंसी और उसके एजेंट के बीच कांटेक्ट का जो सेफ तरीका होता है वो टूट गया। हुआ ये कि जो नया एजेंट भेजा गया था वो अनुभवहीन था। उसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने आसानी से पकड़ लिया, और बस पूछताछ में उसने कौशिक की असली पहचान उजागर कर दी। ये एक क्लासिक केस है ऑपरेशनल फेलियर का। एक कमजोर कड़ी ने पूरी चेन तोड़ दी। मिलिट्री के नजरिए से ये एक बेसिक गलती थी जिसने इतने बड़े मिशन को दांव पर लगा दिया। कौशिक पकड़े गए, उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। भारत का कोई भी राज उन्होंने अपने पकड़ने वालों को नहीं बताया। ये दिखाता है कि वो दिमागी तौर पर कितने मजबूत थे और अपने देश के प्रति उनकी वफादारी किस हद तक थी। और उनकी गिरफ्तारी एक बहुत ही मुश्किल और असहज सवाल खड़ा करती है। एक देश की अपने सीक्रेट एजेंट्स के लिए आखिर क्या जिम्मेदारी होती है, खासकर तब जब वो दुश्मन के हाथों में पड़ जाएं।
ये एक जासूस की सबसे बड़ी दुविधा है। एक तरफ है राजनीतिक स्थिरता। अगर सरकार मान लेती कि हाँ ये हमारा जासूस है तो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो सकता था, दूसरे ऑपरेशंस पर भी खतरा आ सकता था। और दूसरी तरफ है सरकार की जिम्मेदारी, उस एजेंट के प्रति एक नैतिक कर्तव्य जिसने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और उस दौर में भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब थे कि किसी भी तरह के बचाव या अदला बदली की कोशिश करना लगभग नामुमकिन था। तो ये सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर नेशनल सिक्योरिटी की क्या कीमत चुकाई जा सकती है? ये वो कठोर सच है जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और सरकारी फैसलों के पीछे छिपा होता है। जब देश की सुरक्षा दांव पर हो, तो क्या एक जिंदगी की कोई कीमत होती है? कौशिक को कभी बचाया नहीं जा सका। 2001 में पाकिस्तान की एक जेल में ही उनकी दुखद मौत हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं द ब्लैक टाइगर की विरासत की, उनके इस भूले बिसरे बलिदान की। कौशिक का केस एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन जरूरी सबक था। इसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस की रणनीतियों में कई बदलाव किए गए, जैसे सभी ऑपरेटिव्स की, यहाँ तक कि छोटे-मोटे कॉन्टैक्ट्स की भी, और सख्त जांच और ट्रेनिंग। जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ताकि अगर एक एजेंट पकड़ा भी जाए तो ज्यादा नुकसान ना हो। और सबसे जरूरी, डीप कवर एजेंट्स के लिए बचाव और निकासी के प्रोटोकॉल को फिर से देखना। इस एक केस ने लेट कोल्ड वॉर के दौर में जासूसी के कई नियम बदल कर रख दिए। उनकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि देश के लिए सबसे बड़े बलिदान हमेशा सुर्खियों में नहीं होते। कुछ बलिदान अंधेरों में खामोशी से दिए जाते हैं। और रविंद्र कौशिक की कहानी इसी खामोश देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आखिर में रविंद्र कौशिक की कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो आज भी गूंजता है। क्या हमने अपने ब्लैक टाइगर को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।